बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूं वो है कैटारैक्ट, जिसको हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैटारैक्ट होता क्या है, कौन कौन सी इसकी कॉजेज होती हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब भी दूंगा कि आखिर सर्जरी कब की जाए, सर्जरी के अंदर यूज होने वाली अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, और इन अप्रोचेस में से सबसे ज्यादा बेस्ट, लेटेस्ट और नॉन इन्वेसिव टेक्निक कौन सी है, और आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं कैटरैक्ट से। हमारी आंखों के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेंस प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रांसफर होकर हमारे रेटिना तक जाती है और एक इमेज जनरेट होती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर दे तो जो इमेज बनेगी वो भी धुंधली या फॉगी होगी, जिसको हम कैटरैक्ट कह देते हैं। आंखों के अंदर ये जो लेंस प्रेजेंट होता है ये एक सील्ड कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं और इधर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और कुछ टाइम गुजरने के साथ इधर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है और प्रोटीन के डीनेचुरेशन होने की वजह से वो एक लंप की सूरत में हमारे लेंस के साथ अटैच हो जाती है और क्रिस्टलाइज फॉर्म इख्तियार कर लेती है, जिससे जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी है वो लूज हो जाती है और इसको हम सफेद मोतिया का नाम देते हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि ये ट्रांसपेरेंट लेंस से लाइट ट्रांसफर होकर सीधी हमारे रेटिना तक जाती है, लेकिन जब ये लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है तो ये जो लाइट की जो रेज होती हैं ये स्कैटर हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, और इमेज क्लियरली शो नहीं होता, जिससे पेशेंट को डबल विजन शो होता है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा धुंधला नजर आता है। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अहम इसका साइन एंड सिम्टम यही है कि पेशेंट का जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, यानी उसको हर चीज़ धुंधली नज़र आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा उसको हेलो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, यानी जब भी वो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई या ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, तो उसको उस लाइट के गिर्द सर्कल्स नजर आएंगे, जिसको हम एक हेलो इमेज कह देते हैं। उसके अलावा लाइट की सेंसिटिविटी कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये वेरी करती है ये सिम्टम हमारे पास। उसके अलावा पेशेंट को डबल विजन यानी हर चीज़ दो दो नज़र आनी शुरू हो जाती है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता दो चीज़ों के दरमियान। उसके अलावा जो है नज़र बहुत तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाती है और उसको मडी कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यानी कलर की जो शार्पनेस है वो उसको बहुत कम नज़र आती है। जिस तरह मोबाइल के अंदर एक फीचर होता है जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं टिंट का, तो उसके अंदर जो शार्पनेस होती है कलर की वो कम हो जाती है और कलर जो है वो ग्रे कलर के नज़र आना शुरू हो जाते हैं और उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएशन मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारे पास कैटरैक्ट के कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। कैटरैक्ट की अगर मेन कॉजेज की बात की जाए तो इसकी जो मेन कॉज वो हमारे पास एडवांसिंग एज है, यानी ये एक नेचुरल फिनोमिना हो जाता है कि 50 ईयर्स के बाद एडवांसिंग एज के साथ साथ कैटरैक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और जिस तरह से इसकी एज पेशेंट की 50 से अबव होती जाती है, इसके इंसिडेंस और प्रेवलेंस के अंदर बहुत तेजी के साथ इजाफा होता जाता है। उसके अलावा पेशेंट को अगर किसी किस्म की चोट लग गई है आंखों के ऊपर या कोई भी ट्रॉमा हो गया है तो उस केस के अंदर भी पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। या कंजेनिटल कॉजेज भी इसकी होती हैं हमारे पास कैटरैक्ट की, यानी अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर बिफोर डिलीवरी अगर मदर को किसी किस्म की इन्फेक्शन हो गई है, तो जैसे कि रुबेला इन्फेक्शन हो गई है, तो उस केस के अंदर भी पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। और ये कैटरैक्ट पेशेंट की अर्ली ईयर्स के अंदर ही पेशेंट को शो हो जाएगा, जो कंजेनिटल कॉज की वजह से होगा। उसके अलावा किसी भी किस्म की मेडिसिन का अगर हम एक्सेस यूज कर रहे हैं या किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो गई है बॉडी के अंदर, खास तौर पे अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत ज्यादा पेशेंट अगर यूज कर रहा है बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, तो उस केस के अंदर भी एज अ साइड इफेक्ट पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी एक्सेस अमाउंट किडनी स्टोन्स को कॉज करने में और कैटरैक्ट को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट का एक्सेस यूज बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज्यादा यूवी लाइट के साथ एक्सपोजर है, उसका सनलाइट के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उस केस के अंदर भी पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। अगर कैटरैक्ट की प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अहम प्रिकॉशनरी मेजर यही है कि आपने अपनी आंखों को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करना है। आपने जब भी धूप में निकलना है तो आप यूवी लाइट से प्रोटेक्ट होने वाली सन ग्लासेस का यूज करेंगे। आपने हीट एक्सपोजर से अपनी आंखों को बचाना है। उसके अलावा आपने स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल हमारी बॉडी के ऊपर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है।
और ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हों। जिस तरह साइट्रस फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे पास कैटरैक्ट की प्रिवेंशन के लिए और उसको ठीक करने के लिए। रिसेंटली एक स्टडी के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक स्टडी के अंदर विटामिन सी का रिजल्ट देखा गया है कैटरैक्ट को प्रिवेंट करने और उसको ट्रीट करने के लिए। तो उसके रिजल्ट्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो उसके रिजल्ट्स ये थे हमारे पास कि विटामिन सी के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये हमारे पास आंखों के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करता है बहुत अच्छे से, और जो हमारे पास प्रोटीन की एक्युमुलेशन होकर क्रिस्टलाइज फॉर्म हो जाती है उसको भी ये रिवर्स करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आपने साइट्रस फ्रूट्स और विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आप विटामिन डी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एक्सेस अमाउंट के अंदर विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपने इसको भी रोक देना है। अगर इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, रेटिनोस्कोपी होती है, ऑप्थेल्मोस्कोपी होती है, उसके अलावा विजुअल एक्यूटी के लिए टेस्ट होता है, और इसके अलावा बेशुमार टेस्ट किए जा सकते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि ये एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम है जो कि इसको एक इक्विपमेंट के थ्रू इसको डायग्नोज करेगा, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स जो है वो मैंने आपको इसके बता दिए हैं। अब किस स्टेज के ऊपर जाके पेशेंट को सर्जरी करवा लेनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि मेडिसिन के थ्रू और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बताई हैं इनके थ्रू इसकी सर्जरी को डिले किया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से पेशेंट को आंखों के अंदर किसी किस्म की भी इन्फेक्शन हो गई है, या पेशेंट को अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स के अंदर मुश्किल पैदा हो रही है, या पेशेंट ड्राइव करता है फर्ज करें और रात के वक्त उसको धुंधला नजर आ रहा है या हेलो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर पेशेंट को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और कैटरैक्ट की सर्जरी फौरन करवा लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है और इतने मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ चुके हैं जिसके थ्रू कैटरैक्ट की सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी समझी जाती है, और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स इसके पेशेंट को शो होते हैं। इसके जो दो मेन मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं, सबसे पहले एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन यूज होती है, दूसरी फैको इमल्सिफिकेशन होती है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन एक पुराना मेथड है जो कि अब यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर एक 12 मिलीमीटर का इंसिजन लगता था पेशेंट को, और उसके थ्रू एक इसका जो लेंस है पुराना जो ओपेक खराब हो चुका होता है उसको निकाल लिया जाता है, और उसकी जगह पे एक इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है जो कि एक प्लास्टिक का होता है, और उसके थ्रू पेशेंट को बिल्कुल सही नजर आना शुरू हो जाता है। लाइट बिल्कुल सही, लाइट की जो रेज होती हैं बिल्कुल सीधी रेटिना तक जाती है और एक क्लियर इमेज पेशेंट को शो होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस जो अप्रोच है इसके अंदर इशू ये था कि क्योंकि इसके अंदर इंसिजन एक काफी ज्यादा 12 मिलीमीटर का दिया जाता है, तो इसके थ्रू इसके अंदर बाद में पेशेंट को सुचरिंग की जाती थी जिसके थ्रू काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को शो होती थी, ड्राई आइज जिस तरह की हो गई। तो अब इस वजह से अब इस अप्रोच को यूज नहीं किया जाता। अब जो सबसे लेटेस्ट और बेस्ट अप्रोच है वो हमारे पास फैको इमल्सिफिकेशन है। इस टेक्निक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीमीटर का एक इंसिजन लगता है और अल्ट्रा साउंड रेज का यूज करते हुए जो क्रिस्टलाइज फॉर्म हो जाती है हमारे पास प्रोटीन्स की, उसको ब्रेक कर लिया जाता है, और उसके बाद वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको एस्पायर करके निकाल दिया जाता है, और इसकी जगह पे एक फोल्डेड लेंस इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वो इसके अंदर इंसर्ट होता है, जो कि अंदर जाते ही बिल्कुल खुल जाता है। और इस केस के अंदर मजे की बात यह है कि किसी किस्म के किसी सुचरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही उस कैप्सूल को मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है और इसमें कैप्सूल को कुछ भी नहीं होता, और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा कम है और सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। अब अगर इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपने यही करना है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बताई हैं उस पर आपने लाजमी यूज करना है, और जो डाइट आपको बताई है वो आपने यूज करनी है। होम्योपैथी के अंदर हमारे पास एक ड्रॉप्स आते हैं साइनेरिया मैराटीमा के नाम से। ये शुएबे कंपनी के या रैकवेज कंपनी के किसी भी कंपनी के आपको मिल जाएंगे। बेटर है कि आप शुएबे कंपनी के ले लें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के अंदर उन्हीं को इस्तेमाल किया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक अल्कोहलिक होते हैं और एक नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक थोड़े से चुभते तो जरूर हैं, लेकिन इनका रिजल्ट नॉन अल्कोहलिक से ज्यादा बेटर होता है। उसके अलावा कैलकेरिया, और इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 दफा आपने इस्तेमाल करने हैं,
और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो ड्रॉप्स हैं हमारे पास खासतौर पे अल्कोहलिक वाले, ये प्रॉपर्टीज रखते हैं ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको लिक्विफाई कर देते हैं, जो क्रिस्टलाइज फॉर्म होते हैं, और हमारे लेंस को क्लियर कर देते हैं, और इससे सर्जरी से पेशेंट बच जाता है। उसके अलावा हमारे पास कैलकेरिया फ्लोर 6x एक बायोकेमिक टैबलेट्स आती हैं। इसकी आपने 4 टैबलेट्स दिन में 4 दफा इस्तेमाल करनी है। ये रेगुलर आपने मेडिसिन यूज करनी है, और ये जो ड्रॉप्स हैं दिन में 3 से 4 दफा आपने लाजमी यूज करने हैं। ग्लाउकोमा जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।